नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास के अंतर्गत हम लोग जो संविधान में विभिन्न आयोग और संस्थाएं बनी हुई हैं, विभिन्न आयोग और संस्थाएं, उन पे जो है चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था वित्त आयोग के बारे में और नीति आयोग के बारे में, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में, इनके बारे में देखा था। आज हम लोग जो है उससे आगे की जो चर्चा है वो उन आयोगों पर चर्चा करेंगे जिनमें जो प्रमुख है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक संस्था है, यानी कि कानूनी संस्था कह सकते हैं। भाई अगर संविधान में इसका उल्लेख होता तो संवैधानिक संस्था होती, ये बाद में बनाया गया, इसलिए जो है वैधानिक संस्था है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका जो गठन होता है वो संसद द्वारा 1993 में पारित, कब संसद पारित करती है? 1993, संसद द्वारा पारित 1993 में एक अधिनियम पास किया गया था और उसी के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, ये जो आयोग है मानवाधिकार आयोग, इसका काम क्या है? यह आयोग जो है ये देश में मानवाधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, मानव के जो अधिकार हैं, मानव होने के नाते मानवाधिकारों का संरक्षक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि मानव के अधिकारों का संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो इस आयोग के पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। मानवाधिकारों को मजबूत करना, ठीक है, और उनके हनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कि जो मानव के अधिकार जब उनका हनन होता है, ठीक है, तो उनके हनन पर रोक लगाना इसका उद्देश्य था और इन अधिकारों को मजबूत करना, ये उद्देश्य थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य भी होते हैं। तो अभी तक जो व्यवस्थाएं चल रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा। पर अभी हम कुछ समय पहले हमने देखा है कि इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश हैं वो भी जो है इसके अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का एक ही होता था। कभी मान लीजिए किसी कारणवश नहीं मिल पा रहे हैं तो समस्याएं आती थी, तो ये व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश भी जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसमें जो है अन्य सदस्य भी होते हैं और अन्य सदस्यों में ये है कि ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इसमें सदस्यों के रूप में। ठीक है, एक सदस्य जो है उच्च न्यायालय से होता है, उच्च न्यायालय से कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तथा दो अन्य सदस्य मानवाधिकारों के विशेषज्ञ होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य होते हैं तो उनमें जो है एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य सदस्य जो है वो मानव अधिकारों के विशेषज्ञ जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और इसके अलावा आयोग में 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। तो आपको अध्यक्ष ही पूछा गया है अभी तक कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश भी जो हैं वो बन सकते हैं अध्यक्ष। इनका जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा ये महत्वपूर्ण है।
मानवाधिकार जो आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है कि इनके कार्यकाल की बात की जा रही है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, जो भी पहले पूरी हो, ठीक है, जो पहले पूरी हो। इनके वेतन भत्ते जो हैं वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, ठीक है, लेकिन इनके सेवा काल के दौरान इनमें जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये विशेष बात है कि वेतन भत्ते तो जो है वो निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, किंतु सेवा काल के दौरान जो है इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इस आयोग का जो मेन कार्य है वो मानवाधिकार के हनन की शिकायतों की जांच करना इस आयोग का मेन कार्य है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक वैधानिक संस्था है और संसद द्वारा पारित 1993 में अधिनियम पास किया गया था और उसी अधिनियम के तहत मानवाधिकार आयोग बनता है। मानवाधिकार आयोग जो है वो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया और इसमें मुख्य न्यायाधीश जो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं अध्यक्ष। ठीक है, पहले सिर्फ सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की बात की गई थी, पर बाद में इसमें संशोधन करके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी हमने देखा कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण जो है केंद्र सरकार करती है, किंतु इनके सेवा काल के दौरान इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो मानवाधिकार हनन की शिकायतों की जांच करना। तो ये एक महत्वपूर्ण आयोग जहाँ से प्रश्न कभी कभी आते हैं उसको हमने देखा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब एक दूसरा आयोग परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आया करते हैं। नाम क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाया करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग से। अब ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग बनता है, ठीक है, वो एक कमेटी है जिसकी संस्तुति के आधार पे केंद्रीय सतर्कता आयोग बनता है और उस कमेटी का नाम है सांथानम समिति। सांथानम समिति, इसको आपको याद रखना है, इस समिति को, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पे बनाया गया था। तो ये जो संसद द्वारा बनाई गई थी सांथानम समिति 1962 से 64 के मध्य, इसी की सिफारिशों के आधार पे जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसके लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। 1964 में, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण सन है ये, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया? 1964 में किया गया। किसके लिए किया गया? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसका गठन होता है। यह जो आयोग है, ठीक है, ना तो ये संवैधानिक संस्था है और ना ही संविधिक संस्था है। मतलब मूलतः यह आयोग जो है ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक संस्था है। तब है क्या ये? इसे 2003 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक संस्था का दर्जा दिया गया है। पहले ये नहीं था, ठीक है, बाद में 2003 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अंतर्गत जो है इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। ये जब भी पूछेगा
तो ये विकल्प रहेगा एग्जाम हॉल में। सांविधिक दर्जा, सांविधिक दर्जा ये कब दिया गया? ये दिया गया 2003 में। संसद ने जो है एक अधिनियम पास करके सांविधिक दर्जा इसे सांविधिक संस्था बना दिया। ठीक है। 2004 में क्या होता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खुलासे तथा उस पर कार्रवाई करने हेतु एक अभिकरण बनाया गया, और उसी अब जो बनाया गया 2004 में अभिकरण, उसी को जो है विजिट ब्लोअर नाम दिया गया। खैर वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि किस समिति की संस्तुति पे सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। ठीक है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना और किस उद्देश्य से बना और ये किस प्रकार की संस्था है, ये जानकारियाँ आपके पास रहनी चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें यानी कि मतलब कई सदस्यों से मिल के बनता है। ठीक है। और ये जो बहुसदस्यीय निकाय है इसमें एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष को ही आयुक्त भी कहा जाता है। इसके अलावा दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। ठीक है। एक तो अध्यक्ष हो जाएगा, बाकी सदस्य हो जाएंगे तो उनको सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। तो सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। इसकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सलाह पर एक कमेटी बनती है प्रधानमंत्री के, ठीक है, एक कमेटी होती है, उसका जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो वो जो कमेटी होती है उसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समिति, ये समिति बनेगी पहले, और ये समिति जो है सलाह करेगी, सलाह करने के बाद निर्णय लेगी, और निर्णय लेने के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति को सूचित करेगी। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समिति बनती है उसी की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को जो है नियुक्त करता है। अब ये जो कमेटी बनती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ठीक है, इस समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक तो प्रधानमंत्री होता है इस कमेटी में, एक तो प्रधानमंत्री ही हो जाएगा पहली चीज़, और प्रधानमंत्री के अलावा कौन लोग होंगे? केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये होते हैं इस कमेटी में जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनती है, और इसी की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है। तो यहाँ तक चीज़ें लगभग क्लियर हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। कार्यकाल जो होता है आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यकाल है उनमें अंतर आता है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, ठीक है, जो भी पहले हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो। और सेवानिवृत्त, जब ये इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो सेवानिवृत्त के बाद ये जो हैं इसके अध्यक्ष जो हैं या सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पे नहीं जाएंगे। ये भी बात इनके लिए निश्चित की गई कि अपने कार्यकाल के बाद जो है ये केंद्र या राज्य सरकार के अधीन जो है किसी भी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। ये हुआ केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की बात। इनके निष्कासन की प्रक्रिया भी देख लेनी चाहिए। निष्कासन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा जो है आयोग के सदस्यों को निम्न स्थितियों में से हटाया जा सकता है, निम्न परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि इनकी नियुक्ति जो है वो तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हो रही है, ठीक है, हटाने का भी अधिकार है। तो राष्ट्रपति किन आधारों पे इन्हें हटा सकता है? पहली चीज़, या तो पागल या दिवालिया हो गया हो, ठीक है,
या फिर अपने कार्यकाल के दौरान किसी आर्थिक नियोजन में लगा हो, यानी कि किसी अन्य सेवा में भी लगा हो, तब उसको हटाया जा सकता है। या मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो, ठीक है, या फिर न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी साबित हो गया हो। ये 3-4 आधार हैं और इन्हीं आधारों के आधार पे हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, संविधान में एक शब्द आया है कदाचार व असमर्थता, एक शब्द है कदाचार या फिर अक्षमता, यानी सक्षम नहीं है, अक्षमता के आधार पे भी राष्ट्रपति हटा सकता है। किंतु जब इन आधारों पर हटाएगा, कदाचार और अक्षमता के आधार पे, तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच होने पर आरोपों के सही पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो जांच करेगा उच्चतम न्यायालय और उसी आधार पे जो है अगर जांच में साबित पाया जा रहा है तब ये जो है राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हमने देखा है। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग के बाद हम लोग अगली संस्था पे विचार करते हैं और अगली संस्था भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बाद जो हमारी अगली संस्था है वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, यहाँ से भी प्रश्न आया करते हैं, चुनाव आयोग से भी, ठीक है। चुनाव आयोग जो है ये हमारे देश में एक स्वतंत्र संस्था मानी गई है। स्वतंत्र संस्था मानी क्या गई है? स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र संस्था है और इसका जो उल्लेख किया गया है वो संविधान में अनुच्छेद 324 में है। याद करिए, आर्टिकल भी याद रखिएगा, 324 आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। अब यहाँ पे संविधान में उल्लेख है तो ये संस्था कैसी हो गई? संवैधानिक संस्था हो गई। चुनाव आयोग में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की और अन्य आयुक्तों की जो है नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। संविधान में जो है चुनाव आयोग के आयुक्तों की जो संख्या है वो निश्चित संख्या नहीं बताई गई है संविधान में। 1989 महत्वपूर्ण डेट है। 1989 से पहले जो है चुनाव आयोग में होता क्या था कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। कब? 1989 से पहले ये जो चुनाव आयोग था इसमें केवल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। लेकिन 1990 में इसमें जो है 2 और आयुक्तों को नियुक्त किया गया और ये बन गया बहुसदस्यीय, यानी कि 3 सदस्य हो गए। तो एक हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त तो 2 अन्य आयुक्त, तो यानी कि ये हो एक तो संगठन ये बहुसदस्यीय बना, ठीक है। बहुसदस्यीय का अर्थ ये है कि 3 सदस्यीय बना दिया गया। अब संविधान में हम देखते हैं कि संविधान में जो है निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यताएं नहीं बताई गई हैं, ठीक है। और जो उनका कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, ये लाइन दी हुई है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है और उस निर्णय के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कह सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं, कि सहमत से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटा सकता है।
राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति से अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनको उनके पद से हटा सकता है। ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये व्यवस्था की गई। परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, डायरेक्ट इसको नहीं हटा सकता है। इसको हटाने के लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। महाभियोग जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए है, महाभियोग उसी तरीके से जो है मतलब यही प्रक्रिया अपना के, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए यह है कि राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श करके अन्य चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है। किंतु जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात आएगी तो वहाँ पे यह है कि उसके लिए जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया को ही फॉलो करना पड़ेगा। और इनके वेतन भत्ते जो हैं वो समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं संसद द्वारा, किंतु जब ये पद पे रहते हैं तो इनके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है, सामान्य सी बात है। अब चुनाव आयोग जो है, ठीक है, इसके कार्य क्या हैं? कई कार्य हैं चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग जो है उसके कार्य क्या हैं? चुनाव आयोग के कार्य, पहले एक तो काम है मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, चुनाव के समय में मतदाता सूची तैयार करना और उन्हें संशोधित करना, पहली चीज़, ठीक है। चुनाव के लिए सामान्य नियम बनाना, नियम बनाने का भी काम इन्हीं का है चुनाव आयोग का, ठीक है। चुनाव की तिथि और कार्यक्रम की घोषणा करना, इसके अलावा नामांकन पत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, ठीक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ठीक है, विधानमंडल, चुनाव आयोग के बहुत से कार्य हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, संसद, विधानमंडल के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये काम जो है, ये काम भी जो हैं चुनाव आयोग के ही हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ठीक है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव के समय राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाना, ठीक, किन आचार संहिताएं कि मतलब किन आधारों पर चुनाव होंगे, क्या क्या उनके लिए मतलब एक कह सकते हैं कि निश्चित नियम रहेंगे, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं संबंधी मामलों में राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना, विवादों की जांच के लिए निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना, यदि विवाद हो रहा है चुनाव के दौरान तो उसमें निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना, ठीक है। राजनीतिक दलों को रेडियो और टेलीफोन पर चुनाव प्रचार के लिए समय तथा दिन निश्चित करना और पक्षपात या आशंका के आधार पर चुनाव रद्द करना, पक्षपात या आशंका के आधार पर चुनाव रद्द करना। ये जो सभी कार्य हैं, ये सभी कार्य जो है किसके हैं? चुनाव आयोग के हैं। अब चुनाव आयोग के साथ में ही एक चीज़, कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन का समय दिया जाता है। उम्मीदवारों को जो है नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि कितने दिन का समय दिया जाता है। और चुनाव जो है वो मतदान आरंभ होने के 48 घंटे पूर्व ही समाप्त हो जाता है। 48 घंटे पहले, 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है। चुनाव प्रचार जो है, जो लोग प्रचार करते हैं उनके लिए व्यवस्था किया है चुनाव आयोग ने कि चुनाव प्रचार जो है वो मतदान जब होना होता है तो उसके 48 घंटे पहले ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जब देखते हैं तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है तो ये चुनाव आयोग सीबीआई का काम भी जांच करना ही होता है,
पर वो खैर सीबीआई, यहाँ पे हम चुनाव आयोग की चर्चा कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग जो है के बारे में लगभग चीज़ें हम लोग देख लिए हैं, चुनाव आयोग के कार्य देख लिए हैं। और चुनाव आयोग के कार्य में, चुनाव आयोग में होते कौन कौन है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य आयुक्त भी होते हैं, ठीक है। अन्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, 1989 से पहले इसमें कितने सदस्यीय आयोग था ये, और 1990 के बाद ये कितने सदस्यीय आयोग हुआ, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, और इस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। इस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और अन्य आयुक्त जो हैं वो कौन है, इसको आप लोगों को सर्च करना है। इसको जो है आप लोगों को सर्च करना है कि इस समय जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। करंट का प्रश्न है और ये प्रश्न बन भी सकता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, जिससे कि अगर ये प्रश्न मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो आपका सही हो सके। तो लगभग चुनाव निर्वाचन आयोग के बारे में भी लगभग जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोगों ने देखा अभी निर्वाचन आयोग के बारे में। अब जैसे कि एक संस्था है केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसे सीबीआई के नाम से हम लोग जानते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, शॉर्ट में सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सीबीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। ये केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी होती है सीबीआई। इसका काम क्या होता है, अपराधों की जांच करना, ठीक है, प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकना, अपराधियों का पता लगाना, ये सभी कार्य सीबीआई के होते हैं। सीबीआई की स्थापना, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जो स्थापना है 1963 में, वन लाइनर क्वेश्चन ही यहाँ से आता है, 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुई थी, ठीक है। 1963 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पारित किया था और उसी के प्रस्ताव के द्वारा जो है सीबीआई की स्थापना हुई थी। और 2002 तक जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्मिक मंत्रालय के अंडर में था ये, ठीक है। लेकिन अब इसे जो है कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया है। पहले ये कार्मिक मंत्रालय के अंडर में था और अब ये जो है कब से, ये बात है 2002 की, 2002 तक ये केंद्रीय जांच ब्यूरो जो था वो कार्मिक मंत्रालय के मतलब अंडर में था। और अब क्या किया गया कि इसे कैबिनेट सचिवालय के अधीन है, ये कैबिनेट सचिवालय, पूर्व में 2003, पूर्व में ये कार्मिक मंत्रालय के मतलब अंडर में काम करता था और अब ये जो है 2003 से जो है इसका जो है तो इसे कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया है। इस ब्यूरो में यानी कि सीबीआई में जो है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, एक निदेशक, एक विशेष निदेशक और एक उप पुलिस महानिरीक्षक के साथ साथ जो है पुलिस अधीक्षक, संयुक्त निदेशक, अपराध वैज्ञानिक कानूनी विशेषज्ञ एवं मतलब इसी तरह के पद होते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो है अपराधों की जांच करना ही इसका मुख्य काम होता है। मेन ये अपराधों की जांच के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आया करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, यही पूछता है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो का काम क्या है, यही पूछा करता है, तो इसको जानना जरूरी था थोड़ा सा। अब इसके आगे हम लोग जो देखते हैं वो राष्ट्रीय एकता परिषद, यहाँ से वन लाइनर प्रश्न ही बनते हैं इन टॉपिकों से। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, ये जो राष्ट्रीय एकता परिषद है इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये एकीकरण की बात कर रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद। और इस संस्था का उद्देश्य भी यही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो उद्देश्य है वो अखिल भारतीय स्तर पर एकीकरण हेतु कार्य करना, यानी पूरे भारत की बात की जा रही है कि अखिल भारतीय स्तर पर एकीकरण हेतु कार्य करना इसका उद्देश्य है। और ये जो संस्था है एक संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर संस्था, ठीक है। बाद में यानी कि बनी ये संस्था संविधान में बाद में जोड़ी गई। कौन? राष्ट्रीय एकता परिषद संविधानेतर संस्था है और इसकी स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी।
या स्थापना इसकी याद रखिएगा कि स्थापना कब हुई, क्योंकि स्थापना पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना 1961 में हुई थी। और ये है किस प्रकार की संस्था? ये संविधानेतर संस्था है। कौन? राष्ट्रीय एकता परिषद। इसमें जो है संघ के मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्री होते कौन हैं? कहने का अर्थ ये है, संघ के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होते हैं इसमें, ठीक है, प्रतिनिधि होते हैं। श्रमिक और महिलाओं के प्रतिनिधि भी होते हैं। मतलब इसमें क्योंकि ये एकीकरण की बात कर रही है संस्था, तो इसमें काफ़ी लोग इसमें शामिल भी होते हैं। तो उसी में संघ के मंत्री भी होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, इसके अलावा जो है प्रादेशिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, श्रमिक और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जो प्रश्न अक्सर आया करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रश्न यही आया करता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो इस परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और अध्यक्ष के अलावा बहुसदस्यीय निकाय है, सदस्य तो कई सदस्य होते हैं। और इसका जो मेन काम है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, और बनाए रखने के लिए जो है सरकार को सुझाव देना, बनाए रखना और बनाए रखने के लिए सरकार को सुझाव देना, ये सभी कार्य जो हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें तो अवश्य ही याद रखनी है। एक तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना, ठीक है, कब हुई? 1961 में हुई। ये किस प्रकार की संस्था है? संविधानेतर संस्था है, ठीक है। अब इसमें होते कौन हैं? संघ के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, श्रमिक संघ और महिला संघों के जो प्रतिनिधि करने वाले होते हैं वो, ठीक है, क्षेत्रीय और प्रादेशिक दल के नेता, ये सभी लोग होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो प्रश्न जहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में चर्चा की, राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में। अब राष्ट्रीय एकता परिषद के बाद एक आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग, उसको भी देख ले रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। और ये जो आयोग बनता, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये 31 जनवरी 1992, महत्वपूर्ण तिथि 31 जनवरी 1992, ये आपको याद रखना है इस तिथि को। 31 जनवरी 1992 को एक अधिनियम के द्वारा संसद के राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग में जो एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और एक सचिव और 5 सदस्य, इनसे मिलके जो है ये आयोग बनता है, राष्ट्रीय महिला आयोग। इनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है इन सदस्यों की। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय नई दिल्ली, ये पूछा जा चुका है राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और इस आयोग का जो कार्य है वो महिलाओं के विरुद्ध जो है न्यायपूर्ण व्यवहार को रोकना और दोषी लोगों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करना, महिलाओं के खिलाफ जो अन्यायपूर्ण कार्य हो रहे हैं उनको रोकना, और जो दोषी लोग हैं, जो उनकी शिकायतें मिल रही हैं, उनकी जांच करना महिला आयोग का कार्य है। इसके अलावा महिला अधिकारों का संरक्षण करना, ठीक है, और महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाना और महिलाओं के पारिवारिक मामलों को सुलझाना, ये सभी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के काम हैं। अब यहाँ पे भी आपको एक प्रश्न सर्च करना पड़ेगा कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष,
ये आपको सर्च करना है, क्योंकि ये करंट का प्रश्न है कि इस समय जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको सर्च करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्रीय एकता परिषद देखा, राष्ट्रीय महिला आयोग देखा, स्थापना देखा, मुख्यालय देखा, ठीक है, उसमें होते कौन कौन लोग हैं, नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या हैं, इनके बारे में चर्चा की, और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको सर्च करना है। अब इससे आगे की चर्चा जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।